नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी की जीरो लेवल से कैसे तैयारी करें इसकी पूरी स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। आप में से कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पहले कोई रेलवे के एग्जाम दिए होंगे तो उनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, लेकिन कुछ नए कैंडिडेट होंगे जो अभी स्कूल या फिर कॉलेज से पास आउट होकर ही पहली बार ये एग्जाम देने आएंगे और उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम कैसे तैयारी करें। देखो, जब मैंने अपने एग्जाम की तैयारी करी तो सिर्फ 5 से 6 महीने ही अच्छे से तैयारी करी थी और 7वें महीने में मेरा एग्जाम हो गया था। लेकिन मैंने ये 5 से 6 महीने तैयारी करी थी वो पूरी स्ट्रेटजी के साथ करी थी, पूरी प्लानिंग के साथ करी थी और आज आप मुझे यहाँ पे देख ही सकते हैं। लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे तैयारी करें। देखो, सच बताना, आप जब यूट्यूब खोलते हो, उस पर सर्च करते हो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें, उसमें 10 वीडियो आ जाते हैं। उसमें से आप देखते हो, कुछ समझते हो, कुछ नहीं समझ पाते हो। फिर रात में सोते टाइम आप एक ही चीज सोचते होगे कि क्या मुझसे ये हो पाएगा या फिर नहीं होगा। मैथ का नाम सुनते ही डर लगने लगता है, साइंस के कोई भी फॉर्मूला याद नहीं हो रहे हैं, रीजनिंग अगर थोड़ी सी भी घूम जाए तो बिल्कुल दिमाग ब्लॉक हो जाता है और करंट अफेयर का तो पूछो ही ना, ये तो कभी खत्म होने ही वाली नहीं है। जो भी नए कैंडिडेट हैं जो अभी शुरुआत करना चाहते हैं उनके पास सबसे बड़ी टेंशन एक होती है कि मैं तो अभी जीरो लेवल पे हूँ, क्या मैं ये चीज कर पाऊंगा। देखो, जो कैंडिडेट बिल्कुल नए हैं उनके मन में एक टेंशन अलग रहती है कि मैं तो अभी बिल्कुल जीरो लेवल पर हूँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ। कोई बोलता है कि 8 से 10 घंटे पढ़ो, कोई कहता है कि इन बुक्स से पढ़ो, पूरी बुक्स कंप्लीट कर लो, कोई कहता है कि ये वाला बैच ले लो, कोई कहता है इस तरह से पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो। सारी चीजें उनके दिमाग में एक टेंशन बनकर घूमती रहती हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो तैयारी किस तरह से करें और किस सोर्सेज से करें। कोई कहता है कि ये सारी बुक कंप्लीट करो, कोई कहता है सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ, कोई कहता है कि सिर्फ रिवीजन करो, पता नहीं क्या क्या लोग बताते रहते हैं और उनको ये सारी चीजें उनके दिमाग में एक कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। और जो भी नया कैंडिडेट होता है वो हमेशा कन्फ्यूज ही होता रहता है और उसको एक स्ट्रेटजी नहीं मिल पाती है और वो एक लाइन पर नहीं चल पाता है। इससे वो कंफ्यूज होकर बार बार अलग अलग एग्जाम देता रहता है और उसको सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं, अभी शुरू करना चाहते हैं, तो जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो करिएगा। और मैं ये स्ट्रेटजी 5 से 6 महीने की आपको बता रहा हूँ। लगातार अगर आपने 5 से 6 महीने पढ़ लिया तो आज आप देख लो कहाँ पर हो और 5 से 6 महीने बाद आप कहाँ पर होगे। लेकिन जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसको कंसिस्टेंसी से आप फॉलो करना और एक एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना। मैं आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर सारी चीज़ों का आपको हर एक तरह से स्ट्रेटजी बताऊंगा। देखो, जो भी ये स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहता है सबसे पहले वो दिमाग में एक चीज़ डाल ले कि उसको लगातार 5 से 6 महीने एक ड्यूटी की तरह पूरी जिम्मेदारी से वो ड्यूटी करनी है और लगातार कंसिस्टेंसी से पूरे 5 से 6 महीने पढ़ाई के लिए मेहनत करनी है। तभी जाके वो ग्रुप डी जैसे एग्जाम को क्लियर कर सकता है। कई लोग ग्रुप डी को हल्के में भी ले लेते हैं और मैंने 2024 में भी इसी तरह की एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी जिसको फॉलो करके आज बहुत सारे कैंडिडेट उस चीज़ का फायदा भी ले रहे हैं। और जो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ ये मेरी पर्सनल खुद की स्ट्रेटजी है, जिस तरह से मैंने पढ़ाई करी थी। तो चलिए आपको पूरी स्ट्रेटजी बताते हैं, शुरू से लेकर एंड तक आपको बताएंगे कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए, बाद में आपको क्या करना चाहिए, कुछ टिप्स भी दूंगा, मॉक टेस्ट कब से लगाना चाहिए, सिलेबस किस तरह से कंप्लीट करना चाहिए, पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, फिर कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं और अपनी स्ट्रेटजी पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी पूरी रेलवे ग्रुप डी 2025 नहीं पूरे 2026 के लिए स्ट्रेटजी है और ये बेस्ट स्ट्रेटजी आप सभी के लिए रहने वाली है। और इसमें जो हम आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं ये पूरे 5 महीने की स्ट्रेटजी बता रहे हैं। लगातार सिर्फ आपको 5 महीने देना है। इसके अलावा फिर आपको सिर्फ पीवाईक्यू मॉक टेस्ट देना है और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। देखो, सबसे पहले हम एग्जाम की स्टेजेस के बारे में बात करते हैं कि ग्रुप डी में कौन कौन सी स्टेजें होती हैं। स्टेजेस में सबसे पहले होता है आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि 100 मार्क्स का होता है, जिसका सिलेबस आप सभी को पता होगा कि जो मैथ है वो पूछी जाती है 25 नंबर की, रीजनिंग 30 नंबर की, साइंस 25 नंबर की और इस बार करंट अफेयर से पूछी गई थी 20 नंबर की। तो वो 100 नंबर का एग्जाम होगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। जैसे ही आप उस एग्जाम को क्लियर कर लोगे तो फिर आपका होगा पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इस टेस्ट में आपको मेल और फीमेल कैंडिडेट का अलग अलग होता है। सबसे पहले हम मेल की बात करते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाता है और 1000 मीटर इनको इतने में रनिंग करनी होती है। वहीं फिर 2 मिनट का समय दिया जाता है और 35 किलो का वजन लेकर उनको 100 मीटर चलना होता है और ये क्राइटेरिया मेल के लिए होता है। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो इनको 5 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाता है, इनको 1000 मीटर की रनिंग और 2 मिनट का समय दिया जाता है, तो इनको 20 किलो का वजन लेकर और 100 मीटर चलना होता है। ये होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। इसके बाद जब फिजिकल टेस्ट क्लियर होने के बाद फिर से कट ऑफ बनती है, उसमें नाम आने पर आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके अगले ही दिन हो जाता है आपका मेडिकल टेस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी जितनी भी मार्कशीट वगैरह आपने फॉर्म भरते समय लगाई होंगी वो लगेंगी, कास्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आपको जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें दिए रहेंगे
वही सारी चीजें आपको बनवा के ले जानी होती है, बेसिक ही होती हैं, आराम से बन जाती हैं। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में आपकी पूरी बॉडी का चेकअप होता है, जैसे कि मेन मेन जो चीजें होती हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया और एक्सरे हो गया और आंखों की जांच हो गई। आंखों से आपको 6/9 से लेकर 6/18 तक ग्रुप डी में मांगी जाती हैं। तो ये आपका जो स्टेजेस हैं, चारों स्टेजेस इस प्रकार से हो जाएंगी। आप सभी को पता है कि जो 2026 में वैकेंसी आई हैं, वो वैकेंसी आई हैं 22,000 पोस्टों पर। 22,000 पोस्टों पर वैकेंसी देखने को मिली है, जिसके फॉर्म भरे जाएंगे 21 जनवरी से। लेकिन पीईटी के लिए इसमें 3 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है, तो 66,000 कैंडिडेट को इस बार क्वालिफाई किया जाएगा। 66,000 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। टारगेट आपको कैसे रखना चाहिए कि आप इन 66,000 में नहीं, सिर्फ सीधे सीधे 22,000 की लाइन में ही आ जाओ और रैंक आपकी अच्छी खासी आ जाए। तो पिछली बार जो हमने टारगेट रखा था वो इससे 5 नंबर कम रखा था, लेकिन इस बार आपको यूआर कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स का टारगेट इसलिए रखना होगा क्योंकि पिछली बार हमने 2022 के पीवाईक्यू को देखते हुए टारगेट रखा था। लेकिन जो 2025 में एग्जाम हो रहा है वो बहुत ज्यादा मैथ और रीजनिंग उसमें इजी पूछी जा रही है, यहाँ तक कि साइंस भी। तो यूआर कैंडिडेट को रॉ मार्क्स में ये बता रहा हूँ, रॉ मार्क्स के बेस पे हम चलने वाले हैं। तो रॉ मार्क्स आपको 80 मार्क्स यूआर कैटेगरी वालों को, ओबीसी वालों को 75 मार्क्स का टारगेट रखना होगा, एससी वालों को 70 मार्क्स का टारगेट रखना होगा, वहीं एसटी वालों को 65 मार्क्स का और ईडब्ल्यूएस वालों को 75 मार्क्स का रॉ स्कोर आपको टारगेट रखना ही रखना होगा। इसमें आपको मैथ और रीजनिंग में 55 नंबर आएंगे, तो उसमें से 55 में से 55 का ही टारगेट रखना है। चलिए आगे हम बात करेंगे। और ये जो मैं स्कोर बता रहा हूँ ये रॉ स्कोर है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। और ये मैंने पीवाईक्यू जो 2025 में अभी हो रहे हैं एग्जाम, चाहे वो एनटीपीसी का हो, एलपी का हो, टेक्नीशियन, जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ, कोई भी एग्जाम में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आए थे। चलिए अगली बात करते हैं हम अब सीबीटी एग्जाम की। सीबीटी एग्जाम में जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया है कि मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीएस के नाम पे सिर्फ करंट अफेयर इस बार पूछी गई थी। तो करंट अफेयर की ही हमें सिर्फ तैयारी करनी है, जिसमें से 20 मार्क्स पूछे जाएंगे। टाइम की बात करें तो 90 मिनट मिलेगा नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, और जो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 120 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 0.33 मार्क्स आपका एक सही काट लिया जाएगा। ये हो जाएगा सीबीटी एग्जाम। अब इसकी तैयारी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको एक सही टाइम टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया सही टाइम टेबल, आप देख सकते हैं। आप ये जो टाइम टेबल है ये मैंने 10 घंटे का बनाया है, आप इसके अकॉर्डिंग ज्यादा कम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो भी आपका सब्जेक्ट कमजोर है या फिर जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है तो उस हिसाब से कम और ज्यादा आप अपने समय को कर सकते हैं। आपको सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक एक करंट अफेयर की क्लास चलती है कुमार गौरव सर की। 6 से 7:30 तक आपको क्लास लेनी है कंपलसरी, उससे आपकी करंट अफेयर पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 7:30 बजे से 9 बजे तक साइंस आपको पढ़नी है 1.5 घंटे। अब इस 1.5 घंटे में आप साइंस का कुछ भी पढ़ सकते हैं, या तो क्लास ले लो या फिर बुक से पढ़ लो या फिर रिवाइज करना हो, जो भी चीजें हैं। तो 7:30 से लेकर आप 9 बजे तक सुबह की ये बता रहा हूँ, शाम के टाइम पे फिर से साइंस एक बार पढ़नी है। दोपहर के 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको 3 घंटे मैथ और रीजनिंग पढ़नी है। मैथ रीजनिंग में आप चाहे क्लास ले लो या प्रैक्टिस कर लो, जो भी करना हो 3 घंटे में आप कर सकते हैं। फिर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक साइंस की फिर से एक आध क्लास ले लेनी है और मैथ फिर से एक आध क्लास लेनी है, जो भी करना हो। तो 4 से 7 3 घंटे फिर से साइंस और मैथ के लिए आपको देना है। इसके बाद जो भी खाना वगैरह बीच में जो समय बचेगा वो करके रात 9 बजे से 10 बजे तक जितना भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसकी रिवीजन करना है। ये नहीं सोचना है कि हमारा क्लियर हो गया था एक ही बार में, अब रिवीजन की जरूरत नहीं है। तो जो भी आप दिन भर में पढ़ोगे उसका एक बार रिवाइज जरूर करना, करंट अफेयर छोड़ के साइंस मैथ और रीजनिंग इनका रिवाइज जरूर करना कि क्या चीजें आप आपने पढ़ी हैं और वो चीजें सारी समझ में आई भी हैं या फिर नहीं। तो ये चीजें हो जाएंगी। देखो दोस्तों, अब आगे की हम स्ट्रेटजी जो बता रहे हैं उसको देखने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको 8 इंपोर्टेंट ऐसी टिप्स बताएंगे जिसको फॉलो करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अब मैथ की बात करते हैं, एक एक करके सारे सब्जेक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। देखो मैथ के लिए आप या तो यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं इसको, या फिर किसी का बैच ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि सिर्फ एक ही टीचर से आपको पढ़ना है। अगर एक से ज्यादा टीचर पे आप कंफ्यूज अभी भी हो गए तो फिर से वही दिक्कत होने वाली है। चलिए टीचर के बारे में हम आपको बता देते हैं। आपके पास इतने टीचर हैं, ऑप्शन में दे देता हूँ। सबसे पहले ना तो मैं मेरी बात करूँ, मैंने किससे पढ़ा था, तो मैंने साहिल सर से उस टाइम पे पढ़ा था और यूट्यूब पर ही पढ़ा था। तब मैं बैच ना तो लेना जानता था, उतने ज्यादा बैच चलते भी नहीं थे। तो साहिल सर से मैंने यूट्यूब पर पढ़ा था, एक प्लेलिस्ट थी एनटीपीसी की। अब तो वो प्राइवेट कर दी है और वीडियो वो नहीं मिल रही है, नहीं तो वही वाली वीडियो से भी आप कंप्लीट कर सकते थे। पहले नंबर पे प्रायोरिटी साहिल सर को ही दूंगा और दूसरे नंबर पे आदित्य रंजन सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रेलवे के लिए। बस इनका यह है कि थोड़ा और ज्यादा डीपली चले जाते हैं। साहिल सर स्पेशली रेलवे के लिए ही जाने जाते हैं। तो आदित्य रंजन सर से आप मैथ पढ़ सकते हैं, या फिर आरडब्ल्यूए पर भी किसी का भी बैच ले सकते हैं। आपको आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन भी अच्छा है और करियर बिल पर भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, जैसे कि राकेश यादव सर हैं। तो देखो जिनको बोरिंग टाइप से नहीं पढ़ना है तो वो तो साहिल सर और आदित्य रंजन सर को ही प्रेफर करिएगा।
बाकी जो आराम से पढ़ना पसंद करते हैं, सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, उन्हें कुछ बीच में कोई भी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है, तो वो RWA का रेलवे किसी से भी पढ़ सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। मेरे हिसाब से साहिल सर के साथ जाइएगा आप रेलवे के लिए, स्पेशली वो जाने जाते हैं। तो आपको या तो इनको यूट्यूब पर अलग-अलग टॉपिक सर्च कर के पढ़ लेना है, या फिर इनका एक बैच ही ले लेना है, जिससे कि आपको अलग से कोई झंझट नहीं रहेगी। और मैंने एक मैथ के लिए स्ट्रेटजी बनाई थी कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, तो वो देख लेना। तो आप टॉपिक एक-एक करके लिख कर उनको भी सर्च करके यूट्यूब से फ्री में भी पढ़ सकते हो। अब कुछ तरीके हैं तैयारी करने के। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो भी आप पढ़ाई जब शुरू करोगे जीरो लेवल से, तो यूट्यूब पर ही देख लें या फिर बैच लें। तो सबसे पहले कैलकुलेशन कराते हैं, चाहे कोई भी टीचर हो अरिथमेटिक में। तो सबसे पहले कैलकुलेशन आपको वो सिखाएँगे, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ जाए। तो कैलकुलेशन वाली क्लास देखना आप, उनमें से जो भी टीचर से आपको समझ में आए, उन्हीं की फिर आगे की क्लासेस देखना। तो कैलकुलेशन वाली क्लास ज़्यादा नहीं, 3 से 4 घंटे की होगी। तो उसको देखना, आराम से कैलकुलेशन सीखना, जिससे कि सवाल करने में आपकी स्पीड अच्छी रहेगी। फिर आप जब शुरू करेंगे तो बेसिक सबसे पहले मजबूत करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आप समय बचाने के चक्कर में शुरू से ही लग जाते हैं, और वो सोचते हैं कि शॉर्ट ट्रिक हमको मिल जाए और 1-1 मिनट में हमारे 2-2 सवाल हो जाएँ और 1 मिनट किसी सवाल के लिए ना लगे। देखो ऐसा नहीं सोचना है, कई सवाल ऐसे होते हैं कि 2 मिनट तक भी ले जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना बेसिक ज़रूर से मजबूत करना है। इसके बाद अगली चीज़ है कि सभी फ़ॉर्मूला चार्ट बनाकर आपको चिपकाना है। एक मैथ के फ़ॉर्मूला का चार्ट आता है, चाहे तो मार्केट से ले लो, या फिर हर एक फ़ॉर्मूला को आप अपने हाथ से एक पोस्टर पर लिख कर, और जहाँ भी आपकी स्टडी टेबल है, वहाँ पर आराम से चिपका लो। वो चिपकाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके जो फ़ॉर्मूला है आपकी आँखों के सामने रहेंगे, बार-बार आप उसको रिवाइज़ करोगे, तो सारी चीज़ें आपकी हमेशा के लिए याद होती रहेंगी, रिवीजन टाइप बनी रहेगी। इसके बाद जब आपका सिलेबस होता जाए, कोई टॉपिक हो गया, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको शॉर्ट ट्रिक के सॉल्यूशन सीख लेने हैं, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, औसत, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशन, नंबर सिस्टम और जो सिंप्लीफिकेशन वगैरह है, इसकी ट्रिकें आप ज़रूर से सीख लेना। ज़्यादातर अरिथमेटिक में ही शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, और कुछ मेंसुरेशन वगैरह में भी होती है, वो सारी चीज़ें आप सीख लेना। बाकी देखो, जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो, तो उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, और डेली उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि 3 से 4 दिन में आपका एक टॉपिक आराम से मैथ का हो जाएगा, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से आपको करनी है। जैसे ही प्रैक्टिस भी हो जाए, तो आपको उसी टॉपिक की क्विज भी लगानी है। 10 या 20 मार्क्स की जो क्विज आती हैं, आपको टेक्स्ट बुक पर भी मिल जाएँगे, जो भी आप फॉलो करोगे, उस पे मिल जाएँगे, तो वो क्विज़ेस ज़रूर से आपको लगानी है। और आपको जितने जल्दी हो सके मैथ का सिलेबस उतने जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि मैथ का सिलेबस एक बार कंप्लीट करने के बाद जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप मैथ में अच्छा कर पाओगे। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 25 में से 25 स्कोर आप आसानी से कर लोगे मैथ में, और 30 में से 30 रीजनिंग में। मैथ और रीजनिंग आपका स्कोर बूस्ट करता है, तो मैथ रीजनिंग को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। और जो लोग भी डरते हैं कि हमारी मैथ शुरू से ही कमज़ोर है, तो देखो डरने की कोई बात नहीं है। आप जब पढ़ोगे तो आपकी मैथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। स्टार्टिंग में कोई भी बिल्कुल महारत हासिल नहीं करता है, मेहनत उसको करनी पड़ती है। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे कि वो कहेंगे हमको तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दो, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ेंगे, बाकी और चीज़ें छोड़ देंगे क्योंकि हमारी मैथ कमज़ोर है। देखो, अगर आपको सिर्फ यही चीज़ देखनी है कि इम्पोर्टेंट पढ़ना है, तो देखो रेलवे में सिलेक्शन लेना आप भूल जाओ। आपको सभी टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जितने भी टॉपिक रेलवे मैथ में दिए गए हैं, सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ना बिल्कुल कंपल्सरी है, उसी से आपका स्कोर अच्छा बनेगा। बाकी नहीं तो आप इम्पोर्टेंट पढ़ लोगे, 12 मार्क्स अचीव कर लोगे, बाकी 13 छोड़ दोगे, तो फिर आपका सिलेक्शन तो वहीं से रुक जाएगा, क्योंकि आपका टारगेट भी अचीव नहीं होगा। तो सभी टॉपिक आपको पढ़ना है। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी माना जाता है, लगभग हर एक कैंडिडेट रीजनिंग को सॉल्व कर लेता है। इसे आप या तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो किसी बुक को लेकर, क्योंकि आसान है, जो मैथ बैकग्राउंड से रहा है वो आसानी से रीजनिंग को सॉल्व कर लेगा। या फिर आप यूट्यूब की क्लासेस से कर सकते हो, या फिर किसी भी टीचर का पेड बैच भी ले सकते हो। टीचर्स की बात करें तो हमारे पास सामने 4 टीचर हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं पीयूष सर को इसलिए दूंगा क्योंकि मैं पर्सनली खुद उनसे पढ़ा हूँ। पीयूष सर बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं, इनको आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, या फिर इनका बैच भी ले सकते हैं। तो या तो पीयूष सर के साथ आप जाइएगा, या फिर अरुण सर के साथ आप जाइएगा, या फिर दीपक सर के साथ आप जाइएगा, या फिर आकाश चतुर्वेदी के साथ आप जा सकते हैं, और ये हमारे एरिया के टीचर हैं। तो ये चारों के चारों टीचर बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं। बाकी मेरी बात करें तो मैंने पीयूष सर से रीजनिंग पढ़ी थी। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा, डेमो क्लासेस वगैरह देखकर जैसे भी पढ़ना हो। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे सबसे पहले जब आप रीजनिंग पढ़ना शुरू करोगे, तो जो अल्फ़ाबेट न होते हैं और नंबर सीरीज़ होती है, जैसे कि ABCD किस नंबर पे आता है, वही रिवर्स में ABCD किस नंबर पे आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। और फिर जब आप रीजनिंग का एक टॉपिक कंप्लीट कर लोगे, तो उसकी रिवीजन भी ज़रूर से करें, तब जाके फिर अगला टॉपिक पढ़ें, क्योंकि प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ज़रूरी मैथ रीजनिंग में होती है। अगली बात, लॉजिक और पैटर्न को पहले अच्छे से समझें। आप सीधा ऐसा ना सोचें कि ये जो क्वेश्चन है वो हम डायरेक्ट ही ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, मन में सॉल्व कर
देखो लॉजिक और पैटर्न को समझना बहुत जरूरी होता है, बाकी जो ट्रिक्स वगैरह हैं वो बाद में काम आती हैं, उससे सॉल्व हो गया तो ठीक है, वरना फिर जो बेसिक लॉजिक होता है और जो पैटर्न होता है वही आपके काम आता है, नहीं तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूट जाएंगे। सबसे पहले आप वो आसान टॉपिक पढ़िएगा जो आपको अच्छे से समझ में आते हैं, जैसे कि किसी को रीजनिंग का जो रिलेशन वाला चैप्टर है वो बहुत पसंद आता है पर्सनली, क्योंकि वो खुद से रिलेट करते हैं। इसके अलावा नंबर सीरीज वगैरह बहुत लोगों को पसंद आता है, कथन निष्कर्ष किसी लोगों को पसंद आते हैं, और बाकी जो एक गोला बनाकर जो हमारे सर्कल वाले सवाल होते हैं वो भी, और बैठक वाले सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद लोगों को आते हैं। तो अपने अपने पसंद के हिसाब से आसान टॉपिक को पहले पढ़िएगा। बाकी देखो जितनी भी चीज़ें हैं उनको डायग्राम से आपको समझना होगा, तो वो जितना ज़्यादा आप डायग्राम से चीज़ों को समझोगे तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से सेट रहेंगी। बाकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप कर सकते हो रीजनिंग की और मैथ की, उतनी ज़्यादा करोगे उतना ही अच्छा आप इसमें कर पाओगे। और बाकी कुछ ऐसे भी लॉजिक होते हैं, कुछ ऐसी भी ट्रिक उसमें लगती हैं कि दिमाग के ऊपर होती है कि जैसे ही चल गई तो सारी चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी। बाकी एक दो सवाल ऐसे आ भी जाते हैं तो उससे आपको बिल्कुल डरना नहीं है, एक दो सवाल नहीं भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसी तरह से करना है। रीजनिंग में भी मैं यही कहूँगा कि जितने भी टॉपिक हैं सभी पढ़िएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि आपके पास देखो काफ़ी समय है। अभी एग्जाम ये मान के चलो कि मैं 5 महीने की बना रहा हूँ स्ट्रेटजी, लेकिन अभी एग्जाम का कुछ पता नहीं कब होगा, लगभग 8-9 महीने तो आराम से आपके लिए मिल जाएंगे। आराम से तैयारी करिएगा, सभी टॉपिक को कंप्लीट करिएगा। अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो कि है जनरल साइंस, और इसका बैच लेना भी बहुत जरूरी है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने खुद सिर्फ साइंस का ही बैच लिया था, क्योंकि आप ऐसे अलग अलग करके साइंस पढ़ने की कोशिश करोगे तो पहली बात तो यूट्यूब पे मिलेगी नहीं, दूसरी बात अगर मिल भी जाएगी तो बार बार आप परेशान होगे कि पैर कौन सा टॉपिक पढ़े, कहाँ से देखें, पूरी क्लास मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, और हर एक पॉइंट उसमें क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी दिक्कतें आए, इससे पहले आप एक बैच ले लीजिएगा बढ़िया सा, क्योंकि इसमें साइंस में फिजिक्स रहती है, केमिस्ट्री रहती है, बायोलॉजी रहती है, 3 पोर्शन रहती है। चलिए अब हम सबसे पहले टीचर की बात करते हैं। टीचर की बात करने के लिए देखो, मैं काजल मैम और अंकुर सर को हमेशा प्रेफरेंस इसलिए देता हूँ ज़्यादा प्रायोरिटी, कि मैंने खुद इनसे पर्सनली पढ़ा है, बहुत अच्छे पढ़ाते भी हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ा है तो सिर्फ मैं इसीलिए बताता हूँ, ये पर्सनली बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, समझ में भी आता है। बाकी मैंने नीरज सर से भी 1-2-3 क्लासें देखी थी, मतलब 1-2-3 टॉपिक ऐसे देखे थे जो वो भी बहुत अच्छे तरीके से कवर कराते थे। फिजिक्स मैंने इसलिए देखी थी क्योंकि काजल मैम सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाती हैं। अंकुर सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बस थोड़ा ये बोरिंग टाइप से पढ़ाते हैं, इसीलिए मैंने नीरज सर की कुछ क्लासेस देखी थी। चलो काजल मैम और अंकुर सर का या तो आप बैच ले सकते हो, या फिर नीरज सर से भी आप पढ़ सकते हो। साइंस मैगजीन का यूट्यूब चैनल है, फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ा रखी हैं, पर मैं बैच लेने के लिए ही आपसे कहूँगा क्योंकि वो ज़रूरी है। बाकी जो बिहार वाले कैंडिडेट हैं एस के झा सर से भी पढ़ सकते हैं, और एक हर्षित तिवारी सर हैं सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर, गगन प्रताप सर के साथ वो पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छी साइंस ये भी पढ़ाते हैं। तो इन 4 टीचर में आपसे जिनको भी अच्छा समझ में आए उनसे पढ़ सकते हो। प्रायोरिटी की बात करें तो काजल मैम और अंकुर सर को मैं दूंगा प्रायोरिटी, बाकी नीरज सर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। चलिए कुछ यहाँ पे टिप्सें दी गई हैं, जैसे कि बेसिक कंसेप्ट को आपको याद करना होगा। सबसे पहले साइंस में बहुत जरूरी बेसिक कंसेप्ट ही होता है, स्पेशली बायोलॉजी और फिजिक्स में। देखो इंपोर्टेंट फार्मूला की जितनी भी डेफिनेशन है उनको आपको याद करने हैं, जो कि सारी ये फिजिक्स में रहती हैं। आपको रटने से बचना है, बिल्कुल भी रटने की चीज़ें साइंस में रटने जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, और स्टेप बाय टॉपिक को कंप्लीट करना है। स्टेप बाय कैसे आप समझे कि कौन सा टॉपिक पहले करना है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि पहले कौन सा टॉपिक कंप्लीट करें फिर कौन सा टॉपिक कंप्लीट करें। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी साइंस कंप्लीट करनी है, और साइंस को स्ट्रेटजी वाइज और स्टेप वाइज अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि साइंस जो है आपका स्कोर बूस्ट करती है। 25 नंबर की जो साइंस आती है इसमें से 20 प्लस का आपको स्कोर करना है, और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इस तरह से पढ़ोगे तो 20 प्लस आपका आराम से हो जाएगा। तो स्टेप बाय टॉपिक को कंप्लीट करना है। फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूला है उनको एक पेज पर लिखना है, जैसे मैंने मैथ के लिए बताया था, और सामने चिपकाओगे और डेली उसको रिवाइज करना है, क्योंकि फॉर्मूले से 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे के स्पेशली ग्रुप डी के। इसके बाद आगे की बात करें तो केमिस्ट्री के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स को आपको बनाना है, यहाँ पे शॉर्ट लिखना है। केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ऐसी छोटी-छोटी जो चिटें वगैरह आती हैं, जिस पे लोग कहानियाँ टाइप की लिख लेते हैं मोटिवेशन के लिए, तो वो जो शॉर्ट नोट्स होते हैं केमिस्ट्री का उनको आपको यूज़ करना है, जो समीकरण वगैरह होते हैं। और बायोलॉजी की जो इमेज है उसके द्वारा आपको एक-एक पॉइंट अच्छे से समझना है, जो डायग्राम बायोलॉजी में बने रहते हैं, उसको आपको देखना है, क्योंकि डायरेक्ट कभी-कभी डायग्राम भी बनाकर चीज़ पूछ लेता है, ABCD करके कहता है कि डी के स्थान पर क्या आएगा, इस तरह से। तो डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद जब आपके साइंस का सिलेबस पूरा हो जाए तो P/Q जितनी भी है, जो 2022 में एग्जाम हुआ था, अगर वो हो पाए तो ठीक है, नहीं तो 2025 में जितना भी हुआ था इसका P/Q आपको पूरी तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि लगभग 96 तो ग्रुप डी की हो जाएंगी, और जब ये हो जाएंगी तो मैं इसकी PDF डाल दूंगा। बाकी टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर भी इसके सारे के सारे P/Q आपको मिल जाएंगे। तो 96 शिफ्ट ये तो जरूर से ही आपको करना है। बाकी अगर और किसी रेलवे एग्जाम की कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारी साइंस हो जाएगी, इतना आप करोगे तो 20 प्लस स्कोर आपका आराम से हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं हम करंट अफेयर के लिए।
देखो ये चीजें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले इस पे डिस्कस करते हैं जीएस, जीके और करंट अफेयर। देखो जो रेलवे जब अपना सिलेबस का जो नोटिफिकेशन निकालती है उसमें जीके का जिक्र करती है, लेकिन इस बार जो 2025 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है इसमें जीके, स्टैटिक जीके एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, सारी की सारी करंट अफेयर पूछ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप सिर्फ करंट अफेयर की, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था कि कुमार गौरव सर की क्लास लेना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। एक चीज और करना है, जब एग्जाम आपका नजदीक आ जाए तो स्पीडी की एक बुक आती है, उसमें सारी की सारी करंट अफेयर दी रहती है। ज्यादातर क्वेश्चन उससे फंस जाते हैं, क्योंकि अच्छे से अगर पढ़ लोगे, कुमार गौरव सर की लगातार क्लास लोगे तो आपकी करंट अफेयर भी बाहर से नहीं जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है और अगर इंटरेस्ट आता है तो स्टैटिक जीके को भी आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि रेलवे वालों का कोई भरोसा नहीं है, उसमें अगर जिक्र करेंगे तो फिर वो पूछ भी सकते हैं। बाकी इस बार सिर्फ करंट अफेयर पूछी गई थी। करंट अफेयर में सिर्फ 2 ही काम करना है, एक तो 2025 के जो भी एग्जाम है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है कुमार गौरव सर की क्लास से। इसके अलावा एक बुक आती है स्पीडी की, स्पीडी बुक आती है, उसको लास्ट 12 मंथ की आती है वो, या 6 मंथ की। तो लास्ट 6 मंथ की तब लेना जब एग्जाम, आपका एग्जाम डेट आ जाएगी, 1 महीना रह जाएगा, क्योंकि आप कुमार गौरव सर से पढ़ोगे तो सारी चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी रहेंगी। तो डेली क्लास उत्कर्ष क्लासेस पे इनकी चलती है, तो ये करंट अफेयर की सारी चीजें हो जाएंगी। अब बात करते हैं लास्ट 8 टिप्सों की, जो मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि वो जरूर आप देखना, मिस मत करना। क्योंकि सबसे पहले जो भी मैंने रूटीन बनाया है, या फिर अपने हिसाब से भी आप अपना रूटीन बना सकते हो, उसको फॉलो करना है। और अगर आपने एक दिन मिस किया तो चल भी जाएगा, अगर ज्यादा मिस किया, बार बार मिस किया, तो फिर देखो आपको दिक्कत होगी और ये स्ट्रेटजी भी कोई काम नहीं करने वाली है। फिर स्मार्ट नोट्स बना, जैसा कि मैंने बीच बीच में आपको बताया है कि चार्ट वगैरह चिपका लें, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बना लें, तो वो जरूरी है। और मैथ रीजनिंग में आपको शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी है, मैथ रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक्स से आपका समय बचा देती हैं, तो ये चीज़ें आपको जरूर सीख लेनी है। फिर टाइम टू टाइम रिवीजन करनी है, स्पेशली साइंस में आपको जितनी ज़्यादा रिवीजन आप कर सकते हो वो जरूरी है। मैथ रीजनिंग में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो इसके बाद जब आपका सिलेबस 40% कंप्लीट हो जाए, तो 40% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, और कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा आप पीवाईक्यू वाले मॉक टेस्ट दे पाओ, तो पीवाईक्यू वाले मॉक टेस्ट देना, उससे ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। तो सिलेबस 40% मिनिमम कंप्लीट हो जाए तब जाके आपको मॉक टेस्ट, ऐसा नहीं कि पहले से जाके मॉक टेस्ट देने लग गए, कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो गया, फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो 40% सिलेबस कंप्लीट करना, फिर मॉक टेस्ट देना, स्कोर अच्छा आएगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा। फिर इसके बाद मैं कहूँगा कमजोर टॉपिक्स पर ध्यान देना है, जैसे मैंने बीच में ही बताया था, जो भी आपके टॉपिक वीक हैं उनको जरूर आपको पढ़ना है, और जो स्ट्रांग है उसमें तो पढ़ने में ही मजा आएगा और आपका वो स्कोर भी बूस्ट करेंगे। बाकी कमजोर टॉपिक को, ऐसा नहीं है कि कई लोग ऐसे सोचते हैं मेरी मेंसुरेशन, मेरी ट्रिग्नोमेट्री, मेरी जियोमेट्री, एलजेब्रा मुझे बहुत हार्ड लगती है तो मैं वो नहीं पढ़ूंगा। बिल्कुल उसमें आपको मेहनत करनी है, वो और अच्छे आपको लगने लगेंगे। बाकी तो डेली मॉक टेस्ट दोगे, पीवाईक्यू वाले दोगे, तो उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, साथ ही आपको वो क्वेश्चन सारे आपके सामने आएंगे, तो प्रैक्टिस बनी रहेगी, तो परीक्षा में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जब भी आप मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लोगे तो उसकी एनालिसिस पे बिल्कुल विशेष ध्यान देना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस में ये होता है कि आपने जो क्वेश्चन करे हैं जो सही है उनको भी देखना है, यहाँ बिल्कुल इसी तरह से होने थे। बाकी जो छूट गए उनको भी देखना है कि किस वजह से छूट गए हैं, जो गलत हो गए हैं उनको देखना है कि किस वजह से गलत हो गए हैं। और एक और चीज़ का ध्यान देना है कि जिस भी क्वेश्चन में आपका ज़्यादा समय लगेगा तो ये देखना है कि समय हमें क्यों लगा है, इसकी भी कोई शॉर्ट ट्रिक्स थी जो हमें याद नहीं आई है तो उसका भी रिवीजन आपको कर लेना है। और मॉक टेस्ट सिर्फ इसीलिए दिया जाता है कि ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से बनी रहे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है, और ये जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई है ये पूरे 5 महीने की स्ट्रेटजी है। तो 5 महीने आपके पास हैं, आराम से आपको 8 से 9 महीने आपको मिल जाएंगे, और 5 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो 4 महीने बचेंगे इसमें आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट दोगे, इसके अलावा आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे या तो पीडीएफ से या फिर मॉक टेस्ट से ही। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना मैथ की और रीजनिंग की। इसके अलावा आप रिवीजन करते रहना है। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी स्ट्रेटजी। अब पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आपके पास है और बहाना भी आपके पास है। या तो आप 5 से 6 महीने लगातार डिसिप्लिन के साथ पढ़ लो, और या फिर आप ये पढ़ाई करो या फिर बहाना बनाओ, आपके ही हाथ में, आपके पास 2 ही ऑप्शन है। देखो जो भी लगातार पूरे डिसिप्लिन के साथ तैयारी करेगा 2026 में वो ग्रुप डी क्लियर कर देगा, और जो नहीं करेगा उनका तो वो खुद ही देख ही सकता है। तो दोस्तों मैंने ये स्ट्रेटजी वीडियो आपको जो भी बनाकर दी है, ये स्ट्रेटजी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर इसके साथ आप लगातार पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट भी आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों मेरे बस में यही था कि मैं आपको सिर्फ एक राह दिखा पाऊँ, आप उसको फॉलो करोगे तो आप ही का उसमें फ़ायदा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये पूरी स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।